नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द विल प्ले के बारे में, जिसको लिखा गया है सर जेम्स मैथ्यू बैरी ने। हमारे लेखक एक स्कॉटिश नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट रहे हैं। अगर दुनिया इनको याद रखती है सो ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर पीटर पैन। ये अगर हम इनके जन्म और मृत्यु के समय को देखें तो इन्होंने 19वीं और 20वीं दोनों सदियों में अपना जीवन व्यतीत किया है। और इस प्ले में भी हम देखेंगे कि एक टाइम लाइन को फॉलो करेगा ये प्ले। तो आइए हम शुरू करते हैं इस प्ले के बारे में। दोस्तों, आपने सोचा होगा, कई लोगों ने कहा है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है लेकिन पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, पैसा हैप्पीनेस खरीद नहीं सकता। तो आप उसी चीज़ को यहाँ प्रूव होता देखेंगे। ये कहानी है दो लवर्स के बारे में जो न्यूली मैरिड होते हैं, और जब लड़का अपना या हस्बैंड अपना बिजनेस शुरू करने वाला होता है तो दोनों के बीच बहुत प्यार होता है लेकिन पैसा कम होता है। और जैसे 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 पैसा बढ़ता जाता है प्यार ख़त्म होता रहता है। उसकी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनकी हो सकता है उनकी वजह से उसके बीच में प्यार ख़त्म हो जाए, बच्चे बिगड़ जाए, उसकी जो फैमिली है पूरी तरीके से टूट जाए। ये आप इस प्ले में देखेंगे। और इसको प्ले और ये सारी चीज़ें एक पूरे जीवन काल को 30 मिनट में दिखाना, ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल हुआ है इस प्ले में। तो ये प्ले जब मैंने पढ़ा तो मैं पूरा भौंचक्का रह गया। आई वॉज टेकन अबैक बाय द शीर राइटिंग ऑफ दिस प्ले। तो आइए शुरू करते हैं कि इस प्ले में होता क्या है। इस प्ले की एक बात है कि जब भी हम प्ले के बारे में बात करते हैं तो ये कहानी से बिल्कुल अलग होता है। मैं इस लेक्चर में आपको कहानी के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन ये जो लिखा गया है, जब भी कोई प्ले लिखा जाता है तो वो प्ले इसलिए लिखा जाता है ताकि ये परफॉर्म किया जा सके। कैरेक्टर्स होंगे, एक्टर्स होंगे, वो स्टेज पे जाएंगे, जो डायलॉग्स लिखे गए उनको बोलेंगे, उन कैरेक्टर्स में ढल करके उनको प्ले करेंगे। तो यही चीज़ें इस प्ले में भी होनी है। और जब इस प्ले की कहानी आप पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे इसको, मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप इसे खुद पढ़ें, तो आप देखेंगे कि आप इसे इमेजिन भी करता पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसके बारे में। एक ऑफिस है। ऑफिस के बारे में हमको बताया गया है कि एक छोटा सा ऑफिस है, दो कैरेक्टर्स हैं, डिवाइसेस सीनियर एंड डिवाइसेस जूनियर। मिस्टर डिवाइसेस जो कि सीनियर, एक मिडिल एज पर्सन है, और उनका बेटा भी वहीं पर है जिसका नाम है रॉबर्ट डिवाइसेस, और इसको हम जूनियर भी कहेंगे तो पिता को हम सीनियर कह देंगे। तो अभी जो समय है, इनके ऑफिस में क्वीन विक्टोरिया की फोटो टंगी हुई है, और क्वीन विक्टोरिया जब रानी थी तब की। तो इसका मतलब है कि ये जो टाइम पीरियड है 1901 या 1901 से पहले का है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जब रानी बनी थी तो इट वाज अराउंड 1850 टू 1901 अराउंड, तो उस बीच का है। तो जो हमारा प्ले राइट है, इसने बताया गया है एक फोटो के माध्यम से कि टाइम पीरियड कौन सा है। तो एक क्वीन विक्टोरिया का टाइम पीरियड है। एंड अगर हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग इन द प्ले, सो दीज टू पीपल आर प्रेजेंट इन द ऑफिस, और ये लोग अपना काम कर रहे हैं। जो बेटा है रॉबर्ट जूनियर, ये 23 साल का है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, आज इसका शायद पहला दिन होगा ऑफिस में। अपने पिता के कह सकते हैं कि अपने पिता के कदमों पे चल करके ये भी आज एक लॉयर बनने वाला है। तो आइए हम देखते हैं कि होता क्या है। ये दोनों काम कर रहे हैं, तभी एक आदमी आ जाता है जो कि इनका क्लर्क होता है, सर्टीज इनके पास एक कार्ड लाता है कि मिस्टर रॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर रॉस वो है मिस्टर फिलिप रॉस, और उनकी वाइफ है एमिली। तो ये दोनों मिलने आते हैं और ये कहते हैं कि हमें अपनी विल तैयार करनी है। और इसे सुनकर के एमिली भी साथ में होती है, मिस्टर रॉस भी साथ होते हैं। तो मिस्टर रॉस रॉबर्ट और उसके पिताजी जो कि वकील हैं उनको बताते हैं कि हमें अपनी विल ड्रॉ अप करनी है और आप इसे करेंगे। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जैसे ही विल के बारे में बात आती है तो ये दिखाया जाता है कि मेरे मरने के बाद मैं जो भी कुछ पोजेस करता हूँ वो एमिली को मिलना चाहिए। लेकिन एमिली इस बात को सुनकर के बहुत रोने लग जाती है कि आप मर जाएं, मैं नहीं, आप इस विल से डेथ शब्द को निकाल दें। तो ठीक है,
जो भी लॉयर्स वगैरह हैं वो मान जाते हैं कि ठीक है, हम आपकी विल ड्रॉप करेंगे और हम आपके ये जो डेथ शब्द है, आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसे हम हटा देंगे। फिर वो निकालते हैं, वो फिर चेंज करते हैं, फिर विडो शब्द आता है, वो कहते हैं विडो भी नहीं, ये भी खराब है। तो फिर वो तीसरा जो कह सकते हैं कि जो कि बहुत ही सरल एकदम वेजिटेरियन जो सेंटेंस होता है कि आपके जीवन काल को व्यतीत करने के बाद जो भी आपके पोजेशन में है वो जाएगा एमिली को। तो एमिली कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, इनके 2 कजिन्स भी हैं, उनको भी पैसा जाना चाहिए। तो फिलिप कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पैसा तो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए ही जाएगा। एमिली कहती नहीं नहीं, उनको भी दो। और ये भी कहती है कि एक कॉन्वालेसेंट सेंटर है जो जहाँ पे रिकवरी होम होता है, उनको भी दो। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिलिप जो कि हस्बैंड है, वो पैसा एमिली के अलावा किसी और को नहीं देना चाहता, एंड एमिली चाहती है कि सबको मिल बांट के मिला जाए। और वो इतना ज़्यादा प्यार करती है कि शी लव्स हिज हस्बैंड सो मच। जब हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉटेज और कैरेज छोड़ के जाऊँगा, तो एमिली कहती है कि व्हाट वुड हाउसेस एंड हॉर्सेस बी टू मी विदाउट हिम। तो हमें बहुत सारा प्यार देखने को मिलता है। तो जो डिवाइसेस सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि वाओ व्हाट अ लव बिटवीन दीज 2 पीपल, और इतना मतलब इट्स प्योरली रोमांटिक। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वाइफ लव्स हर हस्बैंड सो मच and also cares for his cousins, and she's nice, she's gentle, and she's caring for her husband. So before they leave, अब बात हो गई है, विल का काम हो चुका है। लीव करने से पहले मिस्टर डिवाइसेस उनको कुछ बोलते हैं, जो कि सीनियर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। मिस्टर डिवाइसेस उनको बोलते हैं, बट डोंट चेंज, स्पेशली इफ़ यू गेट ऑन इन द वर्ल्ड मिस्टर रॉस। इसका अर्थ मतलब होता है कि अगर आप इस दुनिया में सोशली हायर एल्टीट्यूड पे जाएं, या जब आप समाज में उच्च स्थान प्राप्त करें, तो आप चेंज मत होना मिस्टर रॉस। और उसके बाद कपल वो चले जाते हैं। अब कर्टेन डाउन हो जाता है, नहीं कर्टेन डाउन नहीं होता है, कर्टेन डाउन होने से पहले उनका जो एक क्लर्क है सर्टिस वापस आता है। सर्टिस उनको बताता है कि वो मरने वाला है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर पहले उसकी बीमारी का पता चल जाता तो वो बच सकता था, एक ऑपरेशन उसको ठीक कर देता। और ये भी बताता है कि ये जो बीमारी है ये पहले से थी मेरे अंदर, एक छोटी से स्पॉट के रूप में थी मेरी बॉडी के अंदर, और धीरे 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 बढ़ती रही और मुझे पता भी नहीं चला कब इसने मुझे खा दिया। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि सबके अंदर होती है, अगर लोग चेक ना करें तो ये फैलती रहती है। और इसी डल एनर्जी के साथ सर्टिस वहाँ से विदा ले लेता है। सर्टिस के यही शब्द हैं, अ ब्लैक स्पॉट नॉट सो बिग एज अ पिंस हेड बट वेटिंग टू स्प्रेड एंड डिस्ट्रॉय मी इन द फुलनेस ऑफ टाइम। और यहाँ पे कर्टन गिर जाता है। अब कर्टन गिर चुका होता है तो थिएटर में ये होता है, जब भी कर्टन गिरता है तो या तो सीन चेंज होता है या एक्ट चेंज होता है, जगह चेंज होती है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर जब पर्दा गिरा है तो यहाँ पर टाइम चेंज हो जाएगा, प्लेस वही रहेगा। अब क्या चेंज हुआ है, टाइम चेंज कर चुका है वो प्ले राइट। इसको दिखाने के लिए वो विक्टोरिया की जगह किंग एडवर्ड की फ़ोटो लगवा देगा। मतलब अब किंग आ चुके हैं, एडवर्ड आ चुके हैं, तो इससे टाइम पीरियड चेंज हो चुका है। अब टाइम चेंज हो गया है तो उनकी उम्र भी बढ़ेगी। तो अब जो हमारे रॉबर्ट हैं जो उस वक्त 23 साल के थे, अब वो एक मिडिल एज पर्सन हो चुके हैं। और सर्टिस की जगह अब सेनेट क्लर्क आ चुका है। अब पर्दा खुलता है, रॉबर्ट इज देयर, सेनेट इज ऑल्सो देयर। सेनेट उसको बोलता है कि मिसेस रॉस आने वाली है। अब रॉबर्ट कहता है कि मिसेस रॉस कैसे आ सकती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो मिस्टर रॉस का था। तो मिसेस रॉस आ चुकी हैं एंड आ जाती हैं। एंड जो अराइवल होता है मिसेस रॉस का वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जब पहली बार में आती हैं तो शी इज़ वेरी शाय, टिमिड एंड मतलब शी इज़ सो केयरिंग, क्यूट एंड फनी। बट दिस टाइम शी इज़ असर्टिव के मतलब शी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसको पता है उसको क्या चाहिए। वो एक गैलियन की तरह, एक बड़े समुद्री जहाज की तरह ऑफिस पे एंट्री लेती हैं कि कोई भी उसके सामने आएगा वो सबको काट देंगी। Not literally, but figuratively. Not only she is alone, comes before her husband, but she moves like a galleon, and she is assertive. And अब हम आगे देखते हैं कि उन दोनों के बीच बात होती है और वो कहती है कि उसे पता है
कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर आने वाले हैं और मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि वो यहाँ पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर रॉबर्ट को पता है कि ये क्या हो गया ये, तो अब वो वेट कर रहा होता है कि उस मिस्टर रॉस का, और मिस्टर रॉस आ जाते हैं। अब मिस्टर रॉस जैसे ही आते हैं, ही इज़ अ बिग पर्सन ना, ही इज़ अ बिग पर, अब वो पहले से ज़्यादा पैसे वाला है, उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा चल चुका है। अब लेकिन क्या हो गया, अब जैसे ही वो अंदर आता है अपनी बीवी को देखता है, अब वैसी केमिस्ट्री नहीं है जैसे पहले थी, पहले वाले पार्ट में थी जिसमें वो पति से बहुत प्यार करती, शी इज़ टू इमोशनल फॉर हर हस्बैंड। अब यहाँ पर उसकी टफ स्किन है, वो हर चीज़ का बिना इमोशंस के, बिना रोए हुए जवाब देती है। अब वो इसलिए आई है क्योंकि उसे शक है कि उसका हस्बैंड जो आज यहाँ आ रखा है वो विल में कुछ चेंजेस करेगा, और उसको डर भी लग रहा है, और इस शायद कह सकते हैं कि ग्रीड भी है कि उसको कहीं उसके विल से बाहर ना निकाल दिया जाए। अब इसी बात पे वो थोड़ा बहुत गहमा गहमी भी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे टकराव शुरू हो जाता है, और हम देखते हैं कि टकराव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों तक बात आ गई है। ये पता चलता है कि उनका जो बच्चा है, जो बच्चा सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया उसके स्कूल में, जिसका नाम हैरी है, और मिस ग्वेंडोलिन, उसके भी लक्षण कुछ ठीक नहीं है। वो कुछ बताते तो नहीं कि क्या हुआ है ग्वेंडोलिन के साथ, लेकिन हो सकता है कि शी माइट हैव एन अफेयर, एंड वो शायद इसको बाहर भी नहीं लाते। और यहाँ पर एमिली जो है, अब जो 2 कज़न्स हैं उनके लिए पैसा कम से कम छोड़ना चाहती है। अब फिलिप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छोड़ना चाहता है, क्योंकि फिलिप कहता है कि अब वो ज़्यादा बहुत बड़ा आदमी है, पहले तो कम पैसे थे अब ज़्यादा हैं, तो अब मैं ज़्यादा छोड़ूंगा ना। एमिली कहती नहीं, वो दोनों इतने ज़्यादा पैसा संभाल नहीं सकते हैं, तुम्हारी 2 कज़न्स, उनको कम पैसा दो। पहले पार्ट में वो ज़्यादा पैसा देने की बात करती है एमिली। सो यू कैन सी द diametrically opposite change that has happened in the character of Emily and in the character of Philip as well. तो हम आगे देखते हैं कि इस तरह की गहमा गहमी के बाद ये वो चले जाते हैं और पर्दा गिर जाता है फिर से। अब फिर पर्दा गिरा है तो इसका मतलब ये है कि फिर से टाइम चेंज होगा। अब यहाँ पर जॉर्ज 5 आ चुके हैं, जॉर्ज द 5th। इनका जो कह सकते हैं कि इनका जो रेन था, जो इनका साम्राज्य था, 1910 के बाद शुरू हुआ था। तो आई थिंक ऑलमोस्ट 3 or 4 डेकेड्स हैव बीन पास्ड नाउ। जो सबसे बड़े वाले डिवाइसेस थे, जो कि बाप थे रॉबर्ट के, तो वो बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं। अब उनको भूलने की बीमारी हो गई है। अब वो कहीं ना कहीं इधर उधर चले जाते हैं, उनको अंदर ही रखना पड़ता है। नाउ अब वो अपने ऑफिस में किसी तरीके से आ जाते हैं, और उनको लगता है कि जो उनका क्लर्क है सर्टीज़, वो अलाइव है, लेकिन उसको रॉबर्ट से पता चलता है कि वो 30 साल पहले ही मर चुका है। मतलब इतना उसे कह सकते हैं कि मिस्टर डिवाइसेस को समय का पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस समय में हूँ। तो रॉबर्ट उसे क्या करता है कि जब ऑफिस में उसके पिताजी आ चुके हैं, तो रॉबर्ट अपने पिताजी को आग के पास आग तापने के लिए बैठा देता है। अब यहाँ पर यहाँ पर उनकी एंट्री होती है फिलिप रॉस की, सर फिलिप रॉस। अब उनको नाइटहुड मिल गया है सर फिलिप रॉस को। अब वो 60 साल के हैं, अब वो एकदम एरोगेंट आदमी है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि उनकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, ही लॉस्ट हिज वाइफ। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उनका जो बेटा है उसको भगा दिया उन्होंने, और डॉटर भी किसी शॉफर के साथ शायद भाग गई है। एंग्री है, ही इज टू एंग्री। उसकी समझ में नहीं आता कि अब अपनी विल के साथ वो करे तो करे क्या। वो कहता है कजिन्स को भी दे नहीं सकता क्योंकि कजिन्स ही मर चुकी हैं, बच्चों को देना नहीं चाहता, लायक नहीं उसके बच्चे, बीवी मर चुकी है, उस पैसे का क्या करे। लास्ट में वो कहता है कि जिन जिन लोगों से मैंने ये पैसा लिया था और जिनसे ये गोल्ड जीता था उनको दे दो। और बहुत एंगर में रहता है, और अचानक से उसे मिस्टर डिवाइसेस दिखते हैं आग तापते हुए। वो आग तापते हुए डिवाइसेस के पास जाता है, उनसे मिलता है। डिवाइसेस उसे पहचान नहीं पाते हैं। फिर उनको याद आता है कि हाँ, एक जोड़ा था जो एक बार ऑफिस में आया था विल बनवाने। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ बड़ा बुरा हुआ, उनका प्यार एकदम ख़त्म हो गया। सर फिलिप रॉस कहता है कि ऐसा क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई। वो कहता है कि ये पहले से था, ये गड़बड़ शुरू से थी। अ ब्लैक स्पॉट not so big as a pin's head, but waiting to spread and destroy you in the fullness of time.
वो वही सेंटेंस बोलते हैं जो सर्टीज ने 30 साल पहले उनको कहा था कि वही एक स्पॉट जो हम लोगों में होता है लेकिन धीरे 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 बड़ा होता है, हमको पता नहीं चलता है कि वो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है और अंत में सब कुछ ख़राब कर देता है। फिलिप रॉस पूछता है कि क्या हो गया, क्या इसको बचाया नहीं जा सकता था? हाँ, बचा ज़रूर सकते थे, सीनियर डिवाइसेस कहते हैं, लेकिन तभी अगर तुम कॉन्स्टेंटली वॉच करते कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, तभी बचा सकते थे। अब पीटर क्या करता है, अपनी विल के जो भी कागज़ वगैरह उनको फाड़ देता है। अब वो कहता है कि मैं उन यंग लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ जो मेरी तरह बर्बाद हो सकते हैं, मैं उनको बर्बाद होने से बचाना चाहता हूँ। वो कहता है कि रॉबर्ट वहाँ पर कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपके पास उतना पैसा है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट में एक सेंटेंस होता है कि नो, इट कांट बी डन विद मनी, ये पैसे की सहायता से नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारे पास प्ले है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनिशियली ही हैड ओनली अ ब्यूटीफुल लविंग वाइफ, उसके बाद पैसा आया, समाज में प्रतिष्ठा आई, वो नाइटहुड हो गया, उसको नाइटहुड का दर्जा मिला, सर लग गया उसके नाम से, बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। लेकिन बच्चे उसके कुछ जुदा हो गए, लाइन से बिगड़ गए, एंड ही ऑल्सो लॉस्ट हिज वाइफ। इन द एंड ही हैज़ नथिंग बट मनी। तो आप इस प्ले को खुद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन वंस लाइफ। अब हम इसके थिएट्रिकल एलिमेंट्स पे बात करते हैं कि थिएट्रिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। थिएट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं कि स्टेज में अगर किसी प्ले को परफॉर्म करना है तो उसके डायरेक्शंस क्या होंगे। पहले तो जब आप इस प्ले को देखेंगे तो पैरेंथेसिस में आपको कुछ डायरेक्शंस मिली रहेंगी कि ये दिस इज़ अ स्पॉट, यहाँ पर फ़ोटो ये लगी है, यहाँ पर ये व्यक्ति है, यहाँ पर ये है और ये काम कर रहा है। तो ये आपको ये डायरेक्शंस मिलेंगी। देन कोई भी डायलॉग किससे बोला जा रहा है, कहाँ बोला जा रहा है, किस टोन में बोला जा रहा है, ये आपको प्ले राइट ज़रूर बताएगा। तो इस तरह के थिएट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। और जो प्लेस है वो सेम है, 30 साल 40 साल का जो दायरा है वो बताया गया है, एंड प्लेस इज़ रिमेनिंग द सेम बट टाइम फ्लाइज। तो this is the play. I hope you like this play and thank you so much for listening to me. I'll see you in the next lecture, and please subscribe to this channel. Thank you.